कल्पना कीजिए कि हमारे पास दो अनंत लंबे धारावाही तार है यानी करंट कैरिंग वायर्स है जिनके बीच की दूरी d है। और हम जानते हैं कि जो धारावाही तार होते हैं उनके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये जो दोनों तार है इन दोनों के आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा। और हमें ये भी पता है कि यदि किसी धारावाही तार के आसपास कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो तो वो एक बल का अनुभव करता है। तो यहाँ पर जो पहला तार होगा वो दूसरे तार के चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी वजह से एक बल का अनुभव करेगा, और जो दूसरा तार है वो पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से एक बल का अनुभव करेगा, यानी कि ये एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी बल का जो परिमाण है और इसकी जो दिशा है इसका पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले किसी एक तार को ले लेते हैं। तो मान लेते हैं हम ये देखते हैं कि ये जो तार 2 है इस पर तार 1 के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से कितना बल लग रहा है। तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पर। अब चूंकि हम चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही तार पर बल की गणना कर रहे हैं तो ये एक लॉरेंज बल है, और हमने देखा था कि जो लॉरेंज बल होता है उसे हम इस समीकरण से देते हैं I गुणा L क्रॉस B। अब यदि आपको ये ध्यान ना हो तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं जिसमें हमने इसके बारे में बात की थी। तो बल हो गया I गुणा L क्रॉस B। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो धाराएं हैं क्योंकि यहाँ पर दो तार है और दो चुंबकीय क्षेत्र हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि यहाँ पर I1 का उपयोग करना चाहिए हमें या I2 का। क्या हमें यहाँ पर L1 का उपयोग करना है या L2 का, और यहाँ पर क्या हमें B1 का उपयोग करना है या B2 का। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए इसके बारे में सोचने का। चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर हम जो दूसरा तार है उसकी बात करें तो यहाँ पर हमें करंट कौन सा है, धारा कौन सी लेनी होगी, I2, क्योंकि ये I का मतलब होता है वो धारा जो उस तार में बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, जिसकी हम बात करें। उसके बाद अगर हम लंबाई की बात करें तो फिर से वही बात है कि हम दूसरे तार की बात करें तो यहाँ पर लंबाई हम क्या लेंगे, L2 लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो तार है इसकी लंबाई तो अनंत है, ये अनंत लंबा तार है, तो ये L2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर। और यहाँ से एक और परेशानी ये भी खड़ी होती है कि आप अगर इसे अनंत लंबा तार सोचे तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर बल जो लग रहा होगा वो भी अनंत होगा, क्योंकि इसके तार के हर छोटे टुकड़े पर कुछ बल लग रहा होगा। और यदि आप अनंत लंबा तार लेंगे तो जब आप उन सबको जोड़ेंगे तो उसका मान भी अनंत तो हो जाएगा। तो ये तो परेशानी वाली बात हो गई। तो इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम ये जो L2 है उसे इस तार का एक टुकड़ा ये जो है इतना लंबाई मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये टुकड़ा है तार का, इसकी लंबाई L2 है। फिर हम इसे बाद में पूरे जो तार है उसके लिए कर लेंगे, लेकिन वो बाद की बात है। तो मान लेते हैं कि L2 इतना है। अब यदि L2 इतना है तो हमें यहाँ पर जो F2 बल मिलेगा वो अनंत नहीं मिलेगा। तो ये हमारी परेशानी का एक हल है अभी के लिए। अब अगर हम B की बात करें तो अब आपको यहाँ पर सब 2 ही दिख रहा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर B2 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो तार है इस पे ये जो बल लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, वो तार 1 के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता आएगी वो पहले तार की होगी यानी कि B1। तो ये B1 हो गया। ठीक है, अब चलिए बल की दिशा के बारे में बात करते हैं। तो दिशा कैसे निकालेंगे हम, तो बल की दिशा L2 क्रॉस B1 की दिशा में होगा। तो ये जो भी सदिश गुणनफल हमें मिलेगा उसकी दिशा में। अब हम इसको दक्षिण हस्त नियम से निकाल सकते हैं। तो L2 की दिशा तो ऊपर की ओर है और B1 की दिशा क्या है, यहाँ पर हमें B1 की दिशा के बारे में सोचना होगा। तो खैर चलिए एक काम करते हैं, हम इसे भी दक्षिण हस्त नियम से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर धारा की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है, जो I1 धारा है वो ऊपर की ओर है। तो अब आप यहाँ पर दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करिए और ये B1 जो है उसकी दिशा को निकालने का प्रयास कीजिए। रोकिए वीडियो को और प्रयास कीजिए। तो चलिए साथ में करते हैं। तो ये रहा हमारा दाहिना हाथ। हमारा जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को इंगित करता है, और ये जो हमारी मुड़ी हुई उंगलियां है वो चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा को इंगित करेंगी। तो हमारी जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा तार 1 है, जो पहला तार है, उसके दाहिने ओर सारी जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो स्क्रीन के अंदर की ओर है। और हमें पता है कि हमारा दूसरा तार पहले तार की दाईं ओर है, तो इस क्षेत्र में भी चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता की दिशा अंदर की, स्क्रीन के अंदर की ओर होगी। ठीक है, चलिए अब हम F2 की दिशा को निकालने का प्रयास करते हैं। तो L2 जो है वो ऊपर की ओर है, तो हमें अपनी चारों उंगलियों को ऐसे ऊपर की ओर रखना है, और फिर जो हमारी उंगलियां हैं उन्हें हमें B1 की दिशा में मोड़ना है। तो कुछ इस प्रकार से हम इन्हें मोड़ लेंगे। तो अब जो हमारा अंगूठा है वो बल की दिशा को दर्शा रहा है। तो जो हमारा बल है उसकी दिशा आपको दिख रही होगी यहाँ पर बाईं ओर है। तो हमें बल की दिशा तो मिल गई, ये बाईं ओर है। अब हम इसका जो परिमाण है उसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो हमें पता है F2 बराबर क्या होगा, F2 बराबर होगा I2 गुणा
अब ये जो L2 क्रॉस B1 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, L2 का परिमाण गुणा B1 का परिमाण गुणा साइन थीटा, जहाँ पर थीटा L2 और B1 के बीच का कोण होने वाला है। अब हमें यहाँ पर ये जो कोण है इसके बारे में पता करना है कि ये कोण कितना है। तो यदि आप ध्यान से देखें तो L2 जो है उसकी दिशा ऊपर की ओर है और B1 जो है वो अंदर की ओर, स्क्रीन के अंदर की ओर। तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री। आप इसे 3D में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर से यहाँ पर ये साइन 90 डिग्री मिल गया हमें, तो साइन 90 डिग्री का मतलब है कि ये 1 हो गया। तो हमारे पास जो F2 है उसका परिमाण क्या मिलेगा, वो होगा I2 गुणा L2 का परिमाण गुणा B1 का परिमाण। तो इससे हमें ये जो F2 है उसका परिमाण मिल जाएगा। अब देखिए समीकरण में I2 जो है वो हमें दिया जाएगा, इस तार में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो हमें पता होगा। L2 तो हमने लिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब B1 जो है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या हमारे पास कोई समीकरण है जिसके ज़रिए हम B1 को निकाल पाए? तो हमने इसको पिछले वीडियोज़ में निकाला था। तो B1 को हम क्या लिख सकते हैं? तो हमने देखा था पिछले वीडियोस में कि जब कोई सीधा धारावाही तार होता है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका सूत्र क्या होता है, हमने ये देखा हुआ है। तो फिर से हम उसी सूत्र का उपयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो जो सूत्र था वो था म्यू नॉट आई बटे 2πr। तो हम यहाँ पर उसका जो मान है वो रख देते हैं। तो F2 बराबर हो जाएगा I2 गुणा L2 गुणा म्यू नॉट आई बटे 2πr। अब ये जो I है ये I1 होगा या I2 होगा? तो यहाँ पर ये I1 होगा क्योंकि B1 कौन उत्पन्न कर रहा है, I1 धारा, तो इसलिए ये I1 होगा। और नीचे ये R है, R क्या होता है, ये दूरी होती है। तो यहाँ पर ये जो दोनों तार हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, ये है D। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2πd। अब आप चाहे तो पिछले वीडियोस को फिर से देख सकते हैं या फिर आप खुद से भी इसे व्युत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इसे हमने एम्पियर के परिपथीय नियम से प्राप्त किया था। तो अब यहाँ पर हमारे पास म्यू नॉट का मान है, I1 और I2 जो है उसका मान भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद जो 2π है वो तो एक स्थिरांक है ही, D जो है वो भी हमें दूरी पता है। अब यहाँ पर एकमात्र राशि जिसके बारे में हमें सोचना है वो है L2। अब ये जो L2 है ये जो है ये लंबाई कितनी होगी इसके बारे में सोचते हैं। अब ये बात हमने पहले भी की थी कि ये जो L2 है इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी इस पर जो बल लग रहा होगा इस तार पर वो भी उतना ही अधिक होगा। तो अब हम इस समीकरण को और बेहतर रूप से कैसे दर्शाएं? तो हम एक काम कर सकते हैं, हम दोनों साइड्स को L2 से विभाजित कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, F2 बटे L2 बराबर म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd। अब ये जो F2 बटे L2 है अब ये केवल बल को नहीं दर्शा रहा है, अब ये प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को दर्शा रहा है। मान लीजिए हम लंबाई के मात्रक को मीटर मान लेते हैं, तो इससे हम ये बता पाएंगे कि प्रति मीटर कितना बल लग रहा है। तो इससे हमें जो लंबाई है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए बढ़िया, यहाँ पर हमने जो हमारा दूसरा तार है उस पर प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल के लिए एक समीकरण ज्ञात कर लिया है। अब यदि हम आपसे ये पूछे कि ये जो पहला तार है हमारा उस पर जो बल है उसके बारे में आप क्या बता पाएंगे? तो सोचिए ज़रा, इसको कैसे करेंगे हम? तो इसका एक तरीका तो ये है कि हम ये जो पूरी चीज़ हमने यहाँ पर की थी, ये जो हमने स्टेप्स फॉलो किए थे वो फिर से कर सकते हैं, पर इस बार हम ये पहले तार के लिए करेंगे। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट भी है, हम न्यूटन के तृतीय नियम यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि ये तार इस तार को खींच रहा है तो ये वाला तार भी इस तार को खींच रहा होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो दोनों बल है ये बराबर होंगे और विपरीत होंगे। तो इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में होना चाहिए। और हमें पता है कि जो बल है वो बराबर और विपरीत होंगे। तो यदि हम ऐसा मान लें कि ये वाला जो तार है इसके 1 मीटर पर मान लीजिए 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये वाला जो तार है ये भी प्रति मीटर 100 न्यूटन के बल का अनुभव करेगा। तो इसीलिए हम न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग करके ये कह सकते हैं कि ये जो है ये F1 बटे L1 के भी बराबर होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि यदि आपके पास दो लंबे तार हैं जिनमें कुछ धारा प्रवाहित हो रही है और वे कुछ दूरी पर रखे गए हैं, तो उनमें से किसी भी तार पर जो प्रति लंबाई बल लग रहा होगा वो इतने न्यूटन प्रति मीटर होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि ये बल बटे लंबाई है। अब आपके लिए एक सवाल है, हमने इस मामले में तो ये पाया कि जब दोनों धारें ऊपर की ओर है तो ये दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और इनके ऊपर जो प्रति इकाई जो लंबाई पर बल लग रहा होगा वो इतना होगा। अब क्या होगा यदि जो ये धारा है इनकी दिशाएं बदल जाए? मान लीजिए या तो दोनों नीचे की ओर है या फिर एक ऊपर है और एक नीचे की ओर है। तो यहाँ पर आपके पास 3 मामले हैं जिनके बारे में आपको सोचना है। पहला मामला ये कि जब दोनों तारों में जो धारा की दिशा है वो नीचे की ओर हो। दूसरा मामला ये हो सकता है कि जो पहला तार है उसमें धारा की दिशा नीचे की ओर है और दूसरे तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है।
और तीसरा मामला ये हो सकता है कि पहले तार में धारा की दिशा ऊपर की ओर है और दूसरे तार में धारा की दिशा नीचे की ओर है। तो अब आपको इन तीनों ही मामलों में जो बल है उसकी दिशा के बारे में सोचना है। तो रोकिए वीडियो को और सोचिए इस बारे में। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब देने के कई तरीके हो सकते हैं। तो हम इसे ऐसे करना पसंद करते हैं। तो यदि दोनों धाराएं पलट जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी पलट जाएगा। तो यहाँ एक ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो B1 तो ऋणात्मक हो गया। अब ये जो L2 है इसकी दिशा भी बदल रही है क्योंकि ये धारा की दिशा में ही इंगित होता है। तो L2 भी ऋणात्मक हो जाएगा। तो ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक आपको फिर से धनात्मक ही मिल जाएगा, मतलब पुरानी वाली स्थिति वापस आ गई। तो यहाँ पर जो दिशा है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों तारों पर एक आकर्षण का बल लगेगा। अब दूसरे मामले का क्या? तो दूसरे मामले में B1 की दिशा तो बदल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो L2 है उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो जिस कारण से जो बल की दिशा होगी वो पलट जाएगी। तो ये मान लेते हैं कि F2 इस दिशा में, तो F1 उसकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब इस दिशा में। तो यहाँ पर अब ये जो दोनों तार है इनमें प्रतिकर्षण बल लग रहे हैं। और तीसरे मामले में भी यही होगा, यानी कि जब धारा की दिशा समान हो दोनों तारों में तो आकर्षण होगा, और जब धारा की दिशा दोनों में ऑपोजिट हो, अलग अलग हो, तो ये जो दोनों तार है उनमें प्रतिकर्षण होगा। और हम आपको एक आखिरी बात और बता देते हैं। तो एम्पियर ने ये जो पूरा सिस्टम है इस पर काफ़ी काम किया था। तो उन्होंने इस सिस्टम का उपयोग करके ही जो 1 एम्पियर होता है उसको परिभाषित किया था। तो आपको ध्यान होगा कि जो धारा की SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो जो 1 एम्पियर है वो इसी का उपयोग करके परिभाषित किया गया है। तो ये हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।